हेलो, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि हम पिछले हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज दोस्तों हमारे साथ गोविंद औड़ हैं, जो पिछले 13 साल से यूट्यूब पर अपना काम कर रहे हैं और बहुत सारे वीडियो बनाए इन्होंने। इनके दो यूट्यूब चैनल्स हैं और ये अ, मजदूरों की संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। खासतौर से इनकी अरावली निर्माण सुरक्षा संघ बना हुआ है, उसमें ये अध्यक्ष हैं और ये संस्था जो है आजीविका ब्यूरो से जुड़ी हुई है। इसके अलावा ये ऑल इंडिया लेवल पर जो सुभाष भटनागर जी निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के बारे में काम करते हैं, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा आज इनसे पूरी इनकी 13 साल से ये जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ बातचीत करें और समझें कि ये 13 साल में मतलब क्या 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 कर रहे हैं, क्या इनका उद्देश्य है इसके पीछे। और मज़दूरों में ख़ासतौर से, क्योंकि मैं भी ट्रेड यूनियन में रहा हूँ कभी किसी ज़माने में, तो मज़दूरों में मेरा अपना इंटरेस्ट है। तो मज़दूरों के साथ ये जो काम कर रहे हैं उसको भी हम समझना चाहते हैं कि वो किस तरह से उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और क्या क्या उसमें करते हैं। क्या उनकी मिनिमम वेज दिलवाने की मदद करते हैं, या उनको जो वेजेस मिलती है और जो ठेकेदार वगैरह जो है पैसे पूरे नहीं देते हैं, काट लेते हैं, तो क्या पेमेंट इन वेजेस में दावा करके दिलवाते हैं, या और किस तरह से वो उनकी मदद करते हैं, यूनियन बना करके संगठित मजदूर की तरह बार्गेन करके और पैसे बढ़वाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये इनसे हम जानेंगे। तो मैं आपके सामने गोविंद औड़ को खड़ा करता हूँ। और गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम मिले तो कई बार और बातें भी कई बार की, और अक्सर आप जो है मतलब हमारे प्रोग्रामों को कवर करने के लिए आते हैं आपके चैनल से, और बहुत अच्छे कवर करते हैं। मैंने सोचा कि आपके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए। आप क्योंकि कैमरामैन हमेशा क्या होता है कि बैक में ही रहता है, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं होती है। और मैं चाहता था कि भाई आपके साथ बातचीत हो, आपके बारे में जानकारी मिले और लोगों को ये समझ में आए कि गोविंद केवल कैमरामैन ही नहीं है, वो ट्रेड यूनियन के लीडर भी है और एक यूनियन का अध्यक्ष भी है। तो एक अध्यक्ष के नाते आप उस यूनियन में क्या क्या काम करते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। अच्छा, मैं ये गोविंद को दूं उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो हमारे दर्शकों को आपके बारे में, आपका परिचय, कैसे हम आपको जाने, इसके बारे में कुछ बताएं, फिर बाकी बात आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद सेठ जी, महावीर समता संदेश के संपादक महोदय। ये शायद मेरा सौभाग्य होगा कि आपके साथ यूट्यूब चैनल पर हम एक साथ मिले हैं, और कई बातें हमारे दर्शकों को आज पता चलेगी कि आपने जिस प्रकार से कहा कि गोविंद के परिचय, तो मेरी छोटा सा परिचय, ज़्यादा बड़ा नहीं है कि गरीब तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं उनकी सेवा करता हूँ जो मुझसे भी ज़्यादा गरीब होते हैं, पिछड़े होते हैं, मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं। सबसे पहले हम यूट्यूब की बात करेंगे कि आखिर इस फील्ड में क्यों आना पड़ा। इस फील्ड में इसलिए आना पड़ा कि हमारे शोषित, वंचित उन समुदाय की आवाज़ कोई भी मीडिया उठाने को तैयार नहीं थी। कोई भी मीडिया सिर्फ खबर तक सीमित थी। किसी मजदूर की मौत हो गई तो वहाँ जाकर बस फोटो खींचना, अखबार में छापना, यहाँ तक सीमित। लेकिन उस मजदूर का क्या हुआ,
उसकी फैमिली का क्या हुआ? मरता एक नहीं है, अर्थी तो एक उठती है, लेकिन जनाजे कहते हैं कि कई लोगों के उठते हैं उस घर में। उसकी पत्नी का, उसके बच्चों का, उसके माता-पिता का, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। मज़दूरों की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था उस दौर में। अगर मैं बात करूँ तो जब मैं 90 के दशक की मुझे जानकारी है, जब मैं 90 के दशक से लगाकर 93 के दशक में जब मैं आया तो मैं तीसरी क्लास पढ़ पाया था। माँ-बाप की लाचारी, गरीबी उस समय इतनी थी कि गधे हाँक कर और अपनी आजीविका चलाना, एक गधे को चलाना कितना मुश्किल है आप जानते हैं, वो भी एक महिला के लिए, पिता का नशेड़ी होना। मतलब आप सोचिए कि एक मात्र माता के कंधों पे 4-4 बच्चों का भार, और वो माता मज़दूरी करे या अपने पति की प्रताड़ना सहन करे या वो इस दुनिया से जूझे, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने हम लोगों को बड़ा किया। और उस परिप्रेक्ष्य में जहाँ तीसरी क्लास 1993 में मैंने पढ़ाई की, और हमेशा पढ़ाई में मैं नंबर 1 आता था, लेकिन गरीबी के हालात के चलते पढ़ नहीं पाया। कभी-कभी बोलता हूँ मैं भावुक हो जाता हूँ, इस क्षण को मैं याद नहीं करना चाहता, लेकिन अ, बहुत उपकार है मेरी माता के। तो 1993 में ही उस समय बाल प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी। बाल विवाह के सूत्र में बांध दिया गया, तो बाद में स्कूल छोड़नी पड़ी, शिक्षा से वंचित होना पड़ा। कुछ समय तक छोटी-मोटी वेल्डिंग की कार्य की मज़दूरी की। फिर मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ उदयपुर से लगभग 1996 में मैं यहाँ से गुजरात चला गया था, और गुजरात के भावनगर में मैंने सन 2000 तक मैंने वहाँ मोटर बॉडी का काम सीखा, कलर का काम सीखा। उसी काम के हुनर के साथ में जब सन 2000 में उदयपुर में आया, तो उदयपुर में जब मैं सन 2000 में जब मैंने यहाँ काम करना चाहा, विभिन्न काम किए, क्योंकि कलर का काम तो मुझे मोटर बॉडी का आता था, मुझे एकदम मकानों का इतना अनुभव नहीं था। तो मैंने शुरू किया किसी पेंटर के साथ, धीरे-धीरे शुरू किया। उस समय मेरी दिहाड़ी 40 रुपये हुआ करती थी। 40 हुए, 50 हुए, 60 हुए, 70 हुए, और अलग-अलग क्षेत्रों में कभी मार्बल घिसे का काम किया, कभी कलर का काम किया, कभी खाना बनाने वाले के साथ चला गया। अलग-अलग कामों से मैं जुड़ा रहा, लेकिन कभी फ्री नहीं रहा। सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं बुराई के दलदल में रहकर भी हमेशा स्वच्छ रहा। मैं जिस कारखाने में काम करता था, वहाँ चरस पीने से लगाकर गांजा पीना से लगाकर तम्बाकू खाने वाले व्यक्ति भी थे, लेकिन मेरे ऊपर कभी उसकी परछाई नहीं पड़ी। हमेशा स्वच्छ रहा, किसी नशे के उपयोग में नहीं आया, और जीवन मेरा अच्छे से रहा। यहाँ आने के बाद भी मैंने अपने आप को ढाला, अपने आप को मतलब संभाला कि मुझे नशे की गिरफ्त में नहीं जाना, एक अच्छी तरफ जाना है। उस समय होता क्या था, नाकों पे हम जब जाते थे सन 2000 में, नाकों पे ही बैठना था। जैसे मेरा नाका मल्लातली पड़ता, तो मल्लातली नाकों पे ही हम लोग बैठते थे, वही बात करते थे। मकान मालिक का मारपीट करना, शोषण करना, चोरी का इल्ज़ाम लगाना, ये कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, और हमारी एक तरह से सामान्य बात है। हम ये सोचते हैं ये तो हमारी परंपरा है। किसी मकान मालिक ने मुझे कहा कि मैं तुझे अपना मेरा मकान का 2000 का ठेका दे दिया रंगमंदिर का, लेकिन उसने 20 में कह दिया भैया तू तो पैसे ज्यादा ले रहा है, तेरे को तो 1500 रुपये दूंगा। यानी हम ये सोचते थे ये तो मकान मालिक का उपकार है हम पे, यानी ये दे रहा वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये हम उपकार वाली बात थी। मारपीट करना, गाली गलौज करना, चोरी का इल्ज़ाम लगा देना, ये बहुत ही नॉर्मल बात थी। तो उस समय मैं ये समझता था कि ये हमारी प्रथा बन चुकी थी, लेकिन जब आजीविका ब्यूरो की टीम जब 2007-8 में जब नाकों पे आना शुरू हुआ, तो वो हम लोगों को कहते थे भैया ये आपको मजदूरी पूरी मिलती क्या, क्या आप लोगों के साथ कोई मारपीट नहीं होती? तो हम उनको कहते थे भैया ये तो हमारा रोज का काम है, और आप कर भी क्या लोगे, मतलब आप अगर इस सेल में आओगे तो आप कर क्या लोगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको पूरी मजदूरी दिलाएंगे। तो मेरा 2007 से एक जुड़ाव हुआ। मैं मुझे हमेशा सेवा की चाहत थी कि मैं कुछ करना चाहता था। मैं किसी सामाजिक बंधनों में बंधना नहीं चाहता था, या किसी नौकरी के बिना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। हमेशा आगे निकलना जाना चाहता था, कि मैं कुछ करना चाहता था। जिस गरीबी से मैं निकला हुआ हूँ, अगर शायद मैं पढ़ता लिखता तो शायद मैं कोई अफ़सर बनता या किसी नौकरी पे होता, लेकिन हालात ऐसे थे कि पढ़ नहीं पाया। तो 2007 में मेरी शुरुआत आजीविका ब्यूरो से होती है, और आजीविका ब्यूरो में जनदक्षा ट्रस्ट जो अलका व्यास जी मैडम थे, उनके कुछ कार्यकर्ता मंजू वगैरह आया करते थे, उन्हीं के साथ मेरा जुड़ाव हुआ। धीरे धीरे मैं एक लीडर के रूप में उभरने लगा। हालत ये थी कि जब 2007 में जब मैंने प्रवास किया था 8 में, तो मेरा अपना नाम भी मैडम को बताना पड़ा था कि ये गोविंद है और ये ऐसा ऐसा काम करता है। अब सोचिए एक वाकया और हुआ था मेरे जीवन में कि मेरा नाम क्या है, ये बड़ा स्पष्ट था। तो मैं अपनी टीसी जब 2002 में जब लेने गया, 93 में मैंने स्कूल छोड़ी, और 2002 में जब मैं टीसी लेके, तो लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी,
तो लाइसेंस वालों ने कहा 2 प्रूफ लेके आओ, एक तो टीसी लेके आओ और एक आप एलआईसी की कोई पॉलिसी हो तो वो लेके आओ, या फिर आप एक अपना कोई आधार ऐसा लीगल दस्तावेज लेके आओ। तो मैं जब स्कूल में पहुंचा तो स्कूल वालों ने मैंने कहा कि भाई मुझे मेरी टीसी चाहिए, मैंने तरानू में मैंने पढ़ाई की, तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या है। तो ये बड़ा विचित्र बात हो गई कि मुझे अपना नाम ही याद नहीं रहा। तो मैंने कहा जो आपकी चौकड़ी में लिखा होगा वही मेरा नाम होगा, आप देखो उसमें कुछ कुछ तो होगा। तो मैंने देखा तो उसमें मेरा गोविंद लाल कोड नाम लिखा था। तो मेरा नाम ढूंढने में मुझे आप सोचिए 1993 से लगाकर सन 2000 तक मेरा नाम मुझे पता नहीं था। कोई मुझे गोपाल कहता था, कोई गोपीलाल कहता था, कोई गोविंद कहता था, कोई गोविंदा कहता था, अलग अलग नामों से मेरा नाम, और मेरे सारे दस्तावेज ही अलग अलग नाम से थे। राशन कार्ड में कोई और नाम है, वोटर ID कार्ड में कोई और नाम है, यानी मेरी कोई अपनी पहचान नहीं थी। तो मैंने लगा ये भी बहुत बड़ी समस्या। उस समय आजीविका ब्यूरो का एक कार्ड बनता था, उस कार्ड में मजदूर की पहचान होती थी, भाई ये काम करता, तो मेरा भी नाम उसमें गोविंदा लोड़ी लिखवाया था, ये हमारी पहचान। उसी कार्ड से बैंक खाता खुलवाया मैंने, उसी कार्ड से मतलब लीगल जितने भी दस्तावेज थे वो मैंने ठीक किए। और मैंने जब जुड़ाव किया तो हमने हज़ारों मजदूरों के वो कार्ड बनाए, हज़ारों मजदूर। उस समय तो कल्याणकारी योजना BSW की यहाँ स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन 2010 आते आते इसकी स्थापना हुई। जब श्रम मंत्री मांगीलाल जी गरासिया के नेतृत्व में जब ये सरकार बनी, तब कांग्रेस की सरकार में BSW को मान्यता मिली। एक मजदूर की बात को हमने बहुत जोर से जयपुर में रखा, और इसके बाद कल्याण मंडल की स्थापना हुई। कल्याण मंडल स्थापना होने के बाद हमने ये क्रम शुरू रहा मजदूरों के सर्वांगीण विकास के लिए, गांव गांव ढाणी ढाणी, यानी आप देखिए उदयपुर का संभाग का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहां हमने शिविर नहीं लगाए हो। मैंने कभी किसी से कोई तनख्वाह नहीं ली, कभी भी मेरी यूनियन से या मेरी आजीविका ब्यूरो से कभी कोई तनख्वाह नहीं ली। मैंने हमेशा सोशल वर्क किया, मेरे से जितना बन सके मैंने अपना काम भी संभाला, घर भी संभाला, परिवार को भी संभाला, साथ साथ में मजदूरों को भी संभालने का काम किया, और उनके जीवन में सर्वांगीण विकास कैसे हो उसके लिए काम किया। हमने कई आंदोलन किए, सड़क से लगाकर संसद तक हमने आंदोलन भी किए हैं, बहुत धरना प्रदर्शन में काम रहे, कई लोगों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पे उतरना पड़ा। मतलब जो एक व्यक्तिगत एक सोशल वर्कर को करना चाहिए वो पूरे दायित्व के साथ, एक कर्तव्य के साथ वो कार्यक्रम किए। कई मैं माता बहनों को जो जीवन जीती थी ऐसा जीवन जी रही, वो लगता ही नहीं था कि वो एक इंसान है। उनको उनके भी इंसानियत के भाव जगाकर, उनके स्किल डेवलपमेंट के जोड़कर आज वो जीवन अच्छा जी रही है। कई सारे तो हमारे हमारे देश में मतलब ये तो बहुत सामान्य बात है कि हमारे आदिवासी जितने भी भाई हैं या दलित जितने हैं, उनको आज भी इंसान समझते ही नहीं है। उनको आज भी जो है जानवर, कीड़े मकोड़े, मच्छर ही समझते हैं और ऐसा ही व्यवहार करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखो MP में एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब कैसे कर सकता है कोई आदमी। मतलब ये मानसिकता है और ये बहुत गलत मानसिकता है, इसी का प्रतिकार करना है। फिर तो गोविंद जी, फिर आपने ये जो यूनियन बनाई, इससे क्या काम किया? मैं वही बता रहा था कि मुझे लगा कि खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को बदले तो ही जीवन बदल सकता है। मैंने अपने जीवन को तो बदले ही बदला, साथ साथ मेरे यूनियन के जितने भी लीडर थे उनका नज़रिया भी बदला। आज मेरे यूनियन में 13,000 लोगों की भागीदारी है, सक्रिय भागीदारी। अच्छा। उसमें से अगर मैं देखूँ तो कम से कम 250 से ज़्यादा तो वार्ड पंच है, कई सरपंच भी हमारे बने हैं। मैं सोचता हूँ कि हम अपने यूनियन का बिना किसी राजनीति पॉलिटिकल सपोर्ट के हम अपने यूनियन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाएं। यूनियन का स्किल अच्छा हो, यूनियन के लीडर अच्छे रूप में आए, क्योंकि देश का भविष्य वही होगा जो हमारा आज का भविष्य है। और आने वाले भविष्य को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आज हम प्रयास नहीं करेंगे तो मजदूर दबा कुचला रहेगा। हमने उस समय भी आवाज़ उठी, जब मैंने बताया 70 रुपये जब तनख्वाह हो, जब मैंने शुरू किया, आज 70 से कम आज 270 के आसपास आज मिनिमम वेज है। तो सोचिए उस समय से लगाकर यहाँ तक बढ़ोतरी हुई। अभी हमारी मांग है कि भाई हम मजदूर की मिनिमम वेज कम से कम 500 रुपये मजदूर का होना चाहिए, कारीगर का 700-800 रुपये होना चाहिए। इस प्रकार से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं ट्रेड को। एक नई समस्या आज उत्पन्न हो गई है, आज मजदूर की पहचान नहीं हो रही है, मजदूर है कौन। मजदूर कहने में भी शर्म आ रहा है। यानी निर्माण श्रमिकों में लगभग 35 तरह के मजदूर काम करते हैं, जिसमें ऐसी फिटिंग वाला भी लास्ट वाला मजदूर हो गया, फर्नीचर वाला हो गया, टाइल्स वाला हो गया, ऐसे 35 कैटेगरी सिर्फ निर्माण श्रमिकों में। वो देश का सबसे बड़ा अगर कोई वर्ग है तो वो निर्माण श्रमिक है, जो सबसे ज़्यादा काम करता है। लेकिन ये मजदूर का जो है
आप देखिए पूरे राज्यों में अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग विधान बना हुआ है। महाराष्ट्र में अलग है, कर्नाटक में अलग है, यहाँ तक कि हमारे राजस्थान में भेदभाव है मजदूरी को लेकर। हाँ, जोधपुर में 700 की मजदूरी मिल रही तो उदयपुर में 300 रुपए की मजदूरी मिल रही। महिला पुरुषों में भेदभाव है यहाँ पे। तो हम ये देखते हैं कि कैसे हम इस पे काबू पाए। इसके साथ एक बड़े जबकि मतलब हमारा संविधान ये कहता है कि जो एक काम जो करते हैं उसकी एक वेजेस मिलनी चाहिए, उसका भेद नहीं होना चाहिए, कहीं चाहे लिंग के आधार पे हो या मनुष्य के आधार पे हो। मतलब एक ही, जैसे एक मजदूर है जो टोकरी डालने का काम करता है, वो चाहे महिला डाले चाहे पुरुष डाले, दोनों को सेम वेजेस मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे फैक्ट्रियों में, काम में, निर्माण क्षेत्र में, जहाँ पे भी लोग काम करते हैं वहाँ ये भेद देखने को अक्सर मिलता है कि मजदूर, महिला की मजदूरी अलग होती है और पुरुष की अलग होती है। जबकि महिलाएं उनसे ज़्यादा काम करती हैं, पुरुष से भी ज़्यादा काम महिलाएं करती हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो है लेबर जो उसको दी जाती है वो कम दी जाती है। ये एक बड़ा प्रश्न है और इसको हर यूनियन को उठाना चाहिए। तो यही बात थी कि सरकार ये कह रही थी कि भाई सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन मजदूरी भुगतान वाले मामले रोज आ रहे हैं, लगातार मामले आ रहे हैं। अभी मैंने हाल ही में जब हमने लेबर लाइन की कैंपेन की थी, क्योंकि लेबर लाइन एक ऐसी विधा है हमारे देश में, राजस्थान में खास करके, कि उस पर पिछली बार जो मामले आ रहे थे रोज के 90 से 100 मामले रोज आ रहे थे मजदूरी भुगतान वाले। लेकिन अभी हमने जब कैंपेन की थी, अभी गए सितंबर में जब हमने 12 तारीख को कैंपेन की थी, आप यकीन नहीं करेंगे उस वीडियो को करीब करीब 50 लाख लोगों ने देखा। और जो ग्राफ है रेशो का, जहाँ 90 केस आ रहे थे वहाँ अब रोज के 1000 केस आने लगे। आप सोचिए मजदूरों का। और उसमें मजदूरी भुगतान के जो मामले हैं लगभग वो 500 रुपये से लगाकर 50,000 तक के मामले और 5 लाख तक के मामले भी लेबर लाइन में आने लगे। तो ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसको मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था। और इंस्टाग्राम पे क्योंकि आजकल यूथ उसी पे है, तो मैंने जैसे ही वीडियो डाला उसको मैंने सुबह देखा तो इतने सारे कि 5 मिलियन तक चली गई, यानी 50 लाख तक वो वीडियो गई। और लगातार वो वीडियो रनिंग कर रही है। तो मजदूरों तक ये आवाज़ पहुंच रही है। मजदूरों को अब जागने का समय है, क्योंकि लगातार जो मालिक है वो लगातार अब अपनी लालच से, पहले तो डंडे के दम पे, ताकत के दम पे, लेकिन अब लालच के दम पे और पूंजी के दम पे आप लोगों को फिर एक बार गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच रहा है। 12 घंटे की मजदूरी तो आज वर्तमान में हो चुकी है, और धीरे धीरे आपको मोबाइल का लालच देंगे कि 2 घंटे ज़्यादा करोगे तो हम आपको आईफोन दे देंगे, 2 घंटे काम करोगे हम आपको कार दे देंगे, 2 घंटे काम करोगे तो आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, बोनस दे देंगे। इस तरीके से आप लोगों को बरगलाया जाएगा, आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा, आप मशीन बन के रह जाएंगे। तो नहीं, फिर इसमें तो गोविंद जी देखो, सेठ तो कोशिश करेगा ही है कि भाई ज़्यादा काम ले, 4 घंटे, मतलब 8 के बजाय 12 घंटे काम ले। और सरकार ने अभी जो है ये, मतलब अपने जो वे श्रम कानून थे 44, उनको बदल करके 4 कोड में जो बदला है, उसमें ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बदल दी है, उसमें समय भी बदल दिया है। ये समय का मैं आपको बताऊं कि ये 100-150 साल पहले अपने शिकागो में, मतलब अमेरिका में वहाँ पर एक आंदोलन हुआ और बहुत भयंकर आंदोलन हुआ, हिंसक आंदोलन हो गया था वो। उसके बाद ये 8 घंटे तय हुए, और वो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठनों ने भी उसको मान लिया कि भाई 8 घंटे से ज़्यादा काम मजदूर से नहीं लेंगे तो उसका ओवर टाइम देंगे। लेकिन हमारे यहाँ अभी सरकार ने उस कानून को बदल दिए और कहा कि भाई आप 8 घंटे भी ले सकते हो, 12 घंटे भी ले सकते हो। और अब तो ये हो गया कि 1-1 घंटे का भी आप आदमी को रखना चाहो तो 1 घंटे के लिए रख लो, और जो काम कराना है वो करा लो और वापस छुट्टी कर दो। तो फिर 7 घंटे वो क्या करेगा? आदमी को तो सुबह सुबह ही काम मिलता है, बाद में कोई दिन में कोई काम थोड़ी देता है। तो ये जो समस्या है, ये भारत सरकार के द्वारा बनाई हुई समस्या है। इसके ऊपर जरूर जो है एक अलग से बात करनी चाहिए। वास्तव में सही हिम्मत सेठ जी, ये जो मामला है लगातार बढ़ा। अभी जो जगदीश राजी श्रीमाली जी जो विश्व का सम्मेलन हुआ था उसमें गए थे, उन्होंने भी ये बात कही कि धीरे धीरे मजदूर गुलाम की तरफ जा रहा है, पूंजीवादी का गुलाम बन जाएगा, और आने वाले समय में मजदूर की स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय हो जाएगी, और वो मजदूर मशीन बन के रह जाएगा। उसे मात्र 4 घंटे का आराम भी नहीं मिलेगा, और वो जीवन भर अपने और अपने परिवार के लिए वो ये समझेगा कि मैं एक मशीन हूँ,
मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर किसको नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को घर चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, सुविधाएं सबको चाहिए। और सुविधाओं को पाने के चक्कर में वो आदमी हमेशा वो अपने शरीर के साथ, अपनी अभिव्यक्ति के साथ कहीं न कहीं वो समझौता करेगा, और ये गुलामी की ओर ये सीधा सीधा संकेत है। कुल मिलाकर आने वाले समय में मजदूर की स्थिति बहुत ही दयनीय होगी। इसी को लेकर ट्रेड यूनियन आवाज़ उठा रही है, और हम अभी नेक्स्ट नई मीटिंग करने वाले हैं, हमारी जो बैठक होने वाली है ट्रेड की, उसमें भी ये मुद्दे आने वाले हैं। एक एक बहुत बड़ी चौंकाने वाला मामला अभी सामने आया है, जो कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि आज हर एक व्यक्ति के औसत 5 लाख रुपए तक का कर्जा हो गया। डिजिटल इस युग में हर आदमी ने कर्जा लेकर, चाहे वो पर्सनल लोन ले रखा है, चाहे वो गाड़ी का लोन ले रखा है, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए व्यक्ति ने लोन ले लिया है। और ये लोन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आदमी एक बार उलझ जाता है तो वो जीवन भर इससे बाहर निकल पाता है। उदाहरण के लिए पूरे भारत में नंबर 1 लोन लेने के मामले में डूंगरपुर जिला आया था। आप सोचिए, एक जनजातीय क्षेत्र का जिला जो नंबर 1 पूरे भारत में आया था, वो नंबर 1 हुआ है। इसी को लेकर जब साउथ में इन फंड कंपनियों ने जब अपना दायरा बढ़ाया था, तो इनको वहाँ से भागना पड़ा। वहाँ की सरकारों ने इनको लात मार के बाहर निकाल दिया कि आज के बाद हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना गोविंद जी कि हमारे यहाँ जो सरकार है, मतलब खास तो पहले तो ये है कि केंद्र सरकार जो है उसकी नीतियाँ इस तरह की है कि उन लोगों को लोन लेकर के और अपना काम करना पड़ता है, क्योंकि वेजेस पूरी नहीं है। और वेजेस पूरी नहीं है क्योंकि जो अभी जैसे अभी इन्होंने वो जो बनाया 8वां वेतन आयोग, उसके देखेंगे क्या आया है। लेकिन 7वें वेतन आयोग में तो मिनिमम वेज बहुत कम था, जितनी ट्रेड यूनियन मांग रही थी उससे बहुत कम था। तो अब क्या होता है कि और फिर ये जो वेज बोर्ड वगैरह हैं, ये संगठित क्षेत्र पे ही लगते हैं, असंगठित क्षेत्र के लिए तो कोई प्रोविज़न ही नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, दवाइयाँ भी चाहिए, अपने माँ बाप जो बूढ़े माँ बाप हैं उनकी दवाइयाँ भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए फिर पैसा नहीं होता तो उसको लोन लेके ही करना पड़ता है। और लोन एक ऐसी बीमारी है जो आप अपनी कमाई को, मतलब 5 साल 10 साल बाद जो कमाई होगी उसको भी आज गिरवी रख रहे हो आप, तो वो तो पैसा कटना ही कटना है। आपको क्या मिलेगा, आपको खाओगे क्या, ये उसका पता नहीं है। मुझे एक मुद्दा और बताना चाहूँगा कि अभी हमने हाल ही में, जब पिछले साल 2020 में 22 में शुरुआत की थी कि हम चाहते हैं कि देश में, भारत जैसे देश में जवाबदेही कानून आए। ज़्यादातर राजस्थान से तो आए। राजस्थान एक ऐसा राज्य बना था गहलोत सरकार में जो गीग वर्कर्स कानून लेके आया था। पूरे विश्व में, क्या लाया? पूरे विश्व में गीग वर्कर्स कानून नहीं है। गीग वर्कर्स, अच्छा, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं ये राजस्थान ने बनाया था। लेकिन इस पे काफी काम हो रहा है। गहलोत साहब की कुछ नाकामी की वजह से कहे या ढिलाई की वजह से कहे, वो कानून नहीं बन पाया। अभी तक वो ठंडे बक्से में पैक है। हम ये चाहते थे कि राजस्थान में जवाबदेही कानून आए। जवाबदेही कानून का मतलब कलेक्टर को भी ये जवाब देना होगा कि वो तनख्वाह किस बात की लेता है, एसपी किस बात की लेता है, चपरासी किस बात की लेता है। ये बात बिल्कुल सही है, जवाबदेही कानून होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि राजस्थान से ही सूचना का अधिकार कानून मिला था सबसे पहले। वो उसके भी प्रोविजंस जो है कम करते जा रहे हैं, और लगातार आपको सूचनाएं जो है छुपाई जा रही है, मिल नहीं रही है। आप कितना ही कोशिश कर लो, आपको वो सूचना नहीं मिलेगी। पहले तो टाल देंगे कि ये हमारे उसमें नहीं है और ये उसमें नहीं है, आप फला जगह कॉन्टेक्ट करो, और ये इस तरह से। और जब कभी आ भी जाएगा तो भी सूचना नहीं मिलेगी। और एक और आश्चर्य की बात बताता हूँ, इसी के साथ हम खत्म भी करेंगे इसको, क्योंकि बहुत लंबा हो गया वीडियो। तो मैं आपको ये आश्चर्य की बात बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है हाई कोर्ट में गए, किस लिए? कि हमारे ऊपर ये सूचना का अधिकार लागू नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट में। तो ये स्थिति है, ये मतलब सूचना का अधिकार और पारदर्शिता ये बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं चाहिए भाई पारदर्शिता? सबको चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो क्या आप लाट साहब थोड़ी है? आप भी इसी देश के नागरिक हैं, और आप हमारे ही नौकर हैं वो भी। हालांकि वो जज का काम करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हम पैसा तो हमारे से ही लेते हैं, हमारी तनख्वाह से ही पैसा, मतलब हमारे ट्रेजरी से ही पैसा लेते हैं। तो उनका भी उतना ही दायित्व है, और पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर कुछ भी सही नहीं होगा। जैसे ये इन्हें
एक और बात मैं कहना चाहता था कि वो पैनल जो है इनका जो डिसाइड करता है कि भाई कौन जज होगा और कौन नहीं होगा, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसको पारदर्शी क्यों नहीं बनाया जाता। यहाँ पर जो वो मैडम आई थी, क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ नाम, याद नहीं आ रहा मेरे को, पर उसने भी यही बात कही थी कि भाई पारदर्शी तरीके से जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो अप्लाई करें कौन जज बनना चाहता है, और उसमें से फिर छांटे जाएं और उसमें से जो है उनको इंटरव्यू किया जाए और फिर लगाया जाए। तो मतलब पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो मैं ये गोविंद जी आपका बहुत बहुत आभार। हमने काफ़ी और बात करनी चाहिए थी हमको, लेकिन अब ये 25 मिनट का तो हो गया है वीडियो, तो मैं सोचता हूँ इसको अपन यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर एक वीडियो और बनाएंगे, उसके साथ में फिर दूसरी और बातें करेंगे। तो ये संघर्ष जारी रहेगा, ये अभियान जारी रहेगा, और हिम्मत जी सेठ का आशीर्वाद और उनका स्नेह हमेशा बना है। और उनके करीब 600 से ऊपर अभी वीडियो चल रहे हैं, आप उनको देखिए, आपको अपने काम की जानकारी जरूर मिलेगी। आज नहीं देखेंगे तो कल तो आपको देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके चिंतन मंथन, आप एक चिंतन संत के रूप में जाने जाते हैं। कोई भी ऐसा कोई विश्लेषण होता तो आप जरूर करते हैं। मैं भी आपके सानिध्य में धीरे धीरे मेरा पक्ष ये है कि मैं हमेशा मतलब मैंने अखबार निकाला, 32-33 साल से मैं अखबार निकाल रहा हूँ, और मेरे अखबार में मैं हमेशा जनपक्ष को ही सामने रखा। सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे जनता सरकार हो, जिस पार्टी का मैं मेंबर था उसकी सरकार थी, तब भी हम आलोचना करते थे उसकी। तो अखबार का मतलब ये है कि आप जनपक्ष के साथ खड़े रहें, और यही काम हम YouTube से कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, उसमें भी यही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। गोविंद जी आपका बहुत बहुत आभार। जय। मैं एक अपील और करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल महावीर संता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।